स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में। अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज आप लोगों के सामने उपस्थित हो चुके हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रियल नंबर को लेकर। यह वीडियो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए ताकि आज के बाद से आप लोगों को रियल नंबर से संबंधित यानी वास्तविक संख्याएं से संबंधित कोई भी समस्या न रह जाए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें जो पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं, क्योंकि डायरेक्ट आ गया वास्तविक संख्याएं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, संख्याएं जो होती है वो संख्याएं होती है दो प्रकार की। एक होती है वास्तविक संख्याएं और एक होती है काल्पनिक संख्याएं। तो हमें तो काल्पनिक संख्याएं के बारे में नहीं पढ़ना है, काल्पनिक संख्याएं के बारे में 11th में 12th में पढ़ना है। तो यहाँ पर वास्तविक संख्या कहेंगे किसे, उसे जानेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आता है वो उसको देखेंगे। तो वास्तविक संख्याओं को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। वे संख्याएं जिनका वास्तविक मान हो। नाम से ही पता चल रहा है वास्तविक कहने का मतलब जो वास्तव में, जिसका वास्तव में कोई मान हो, जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यानी जिसका वास्तव में कुछ न कुछ मान हो या जिसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा के बारे में आप लोग 9th में पढ़े होंगे। इस प्रकार से बनता है, दायां पक्ष धनात्मक होती है इसका और बायां पक्ष ऋणात्मक होती है। यहाँ पर शून्य होता है, यहाँ 1 2 3 इस प्रकार से पढ़े होइएगा। ये देखिए इस तरीक़ा से। तो इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित जब कर सकते हैं वैसे संख्याओं को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। या सिंपल भाषा में समझिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब एक साथ मिला देते हैं तो वो बनता है वास्तविक संख्या। जब हम आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ाएंगे तो अच्छा तरीक़ा से वास्तविक संख्या आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को वास्तविक संख्या समझ में आ गया होगा। जैसा देख रहे हैं आप लोग √2, क्या √2 को भी निकालेंगे तो एक निश्चित मान होगा, या 2/3 दिया हुआ है, -7 है। ये सब क्या है? एक वास्तविक संख्या, इसका निश्चित रूप से कोई ना कोई मान है। जैसे मैं काल्पनिक संख्या के उदाहरण दे देते हैं। इसमें क्या होता है? माइनस में रूट में कोई संख्या होता है। रूट में क्या होता है? माइनस में होता है। ये सब संख्या को काल्पनिक कहते हैं। इसे अगले क्लास में पढ़ना है आप लोगों को। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला टॉपिक जो है प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, और इसे एन से सूचित करते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, 12 एन से सूचित करते हैं। तो सीधा आप लोग ध्यान रखिएगा कि गिनती की जो संख्या होता है, आप लोग गिनती जो लिखते होइएगा तो गिनती की जो संख्या होता है, गिनती का जो संख्या होता है उसे क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे देखिए गिनती आप लोग लिखते हो इस तरीके से, तो इस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और अगला नंबर जो टॉपिक है आप लोगों को पूर्ण संख्या है। तो प्राकृत संख्या आप लोग हम समझाएं कि गिनती के संख्या को, गिनती के जो संख्या होती है इसे क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और जब इसी में हम लोग शून्य से शुरू कर देते हैं, जब इसी प्राकृत संख्या को जब हम लोग शून्य लगा कर शुरू कर देते हैं तो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। इसे ध्यान रखने के लिए आप लोग समझ सकते हैं कि पूरा गिनती कब लिखाएगा? जब इसमें 0 आएगा। जैसे मान लो 10, मान लीजिए आपको 10 लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा? 1 0, मतलब यहाँ पर 0 आया कि नहीं आया, मतलब पूरा गिनती कब लिखाया? 0 आने के बाद। तो 0 शामिल करके आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? पूर्ण संख्याएँ होगी। आप लोगों को पता है प्राकृतिक, या इस तरीके से भी समझ सकते हैं, प्राकृतिक कहने का मतलब गॉड, भगवान का। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 1 2 3 4 5 जो संख्या है इसका खोज कौन किया, एक किसी को पता नहीं है। लेकिन शून्य का खोज कौन किया था? आर्यभट्ट ने किया था, ये बाद में आया था। तो प्राकृत संख्या में शून्य मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? आप लोगों का पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। और इसे क्या करते हैं? पूर्ण संख्या सूचित करते हैं तो W से सूचित करते हैं। मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर बोलते हैं। क्या चीज़? होल नंबर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सम संख्याएं। क्या है? सम संख्याएं। सम संख्या किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। तो सम संख्याएं वैसे संख्याओं को कहते हैं जो 2 से विभाज्य हो, जो 2 से
विभाज्य हो, जो 2 से विभाज्य हो। मतलब कहने का मतलब जिस संख्या में 2 से पूरी तरीके से भाग लग जाए वैसे संख्या को कहते हैं सम संख्याएं। तो यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो सम संख्या या जिसका आधा आधी हो जाए, पूरा पूरी आधा हो जाए, दशमलव में न कटे, पूरा पूरी आधा हो जाए तो क्या कहलाएगा, वो सम संख्या कहलाएगी। चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में ऑड नंबर। क्या चीज़? ऑड नंबर बोलते हैं। 2 से विभाज्य नहीं होने वाली प्राकृत संख्या विषम संख्याएं कहलाती है। 2 से विभाज्य नहीं वाली प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या वही पीछे समझाए हैं, गिनती की संख्या 1, 2, 3, आप लोग को आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा 4, जहाँ तक चले जाए। तो वैसा संख्या जो 2 से भाग न लगे, जो 2 से जिसमें भाग न लगे वो संख्या कहलाएगी विषम संख्या है। जैसे देखिए 1, उसके बाद में 3, उसके बाद 4 का तो 5 आएगा, ये सब संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्याएं कहलाएगी। या आप लोग सीधे समझिए, सम का आधा आधी पूरा पूरी हो जाए और विषम का आधा आधी पूरा पूरी में न हो। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है यह, अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं। क्या है? अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं। तो एक से बड़ी प्राकृत संख्या को जो एक या अपने आप से छोड़कर किसी से विभाज्य न हो, अभाज्य संख्याएं कही जाती है। तो आपको इतना झोल भरा जो ये टॉपिक है इसे ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो आता है ना वो परिभाषा लिखने के लिए नहीं आता है। आपको सीधे कह देगा कि 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकाले, 5 भाज्य संख्याओं का बहुलक ज्ञात करें, इस टाइप से पूछता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोग क्या करते होइएगा, लघुत्तम तो निकालते होइएगा। लघुत्तम सिंपल भाषा में समझिए, लघुत्तम तो पढ़े होइएगा। अच्छा बताइए, लघुत्तम के संख्या को हम लोग क्या चीज़ से लगाते हैं? 2 से लगाते हैं, 3 से लगाते हैं, 5 से लगाते हैं। मतलब जो लघुत्तम का जो संख्या होता है लगाने वाला, वो एक अभाज्य संख्या होता है। तो यही संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। ये सब संख्या देखिए, या तो अपने आप से कटेगा और नहीं तो 1 से कटेगा। यानी इसका गुणनखंड कितना होगा? 2 का कीजिएगा तो 1 गुने 2, अगला है कीजिएगा इसका 3 का तो 1 गुने 3। मतलब एक तो 1 से कटेगा, नहीं तो अपने आप से कटेगा। तो वैसे संख्याओं को क्या कहेंगे हम लोग? अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे पूछ देगा कि 5 प्रथम अभाज्य संख्याओं को लिखे, 5 प्रथम अभाज्य संख्याओं को लिखे, तो हो जाएगा सबसे पहले 2, सबसे पहले 2, उसके बाद में 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके 9 नहीं होगा, सॉरी 9 नहीं होगा, कितना होगा? 11 होगा। ये देखिए यहाँ पर ये सब के सब संख्या क्या कटेगा? या तो 1 से कटेगा, नहीं तो स्वयं से कटेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में आ गया। उम्मीद है आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसमें क्या मिस्टेक जो छात्र होते हैं या स्टूडेंट क्या कैसे मिस्टेक कर जाते हैं, 2 को नहीं लेते हैं, कहते हैं 2 तो सम संख्या है। लेकिन 2 सम संख्या है, लेकिन 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसलिए आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा। इसलिए हम तरीका बता दिए हैं याद करने का कि जब ये अभाज्य संख्या कहे तो आप लोग फट से ध्यान लगाइएगा कि लघुत्तम क्या चीज़ से लगाते हैं? सबसे पहले 2 से, तब 3 से। लघुत्तम जो लगाते हैं आप लोग संख्या, वही संख्या है अभाज्य संख्या। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला टॉपिक को देखते हैं। अगला है भाज्य संख्याएं। क्या है? भाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो। ऐसा संख्या जो 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और उसके अलावा कोई और अन्य से भी कटे, तो वैसे संख्या को क्या कहेंगे हम लोग? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 2 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। 6 1 से कटेगा, उसके बाद में 3 से कटे, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। ये सब संख्या क्या हुआ? भाज्य संख्या है। मतलब इस समय भाग अन्य संख्या से लग सकता है, लेकिन अभाज्य संख्या में क्या चीज़ नहीं लग सकता है। तो आ गया समझ में आप लोगों को। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है यौगिक संख्याएं। वे प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृत संख्या से विभाज्य हो, यौगिक संख्याएं कहलाती है। यानी कहने का मतलब है कि एक
या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृत संख्या से विभाज्य हो, वैसी संख्या क्या कहलाती है? आप लोग देखिए यहाँ पर ही, वे प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृत संख्या से विभाज्य हो, यौगिक संख्याएं कहलाती है। जैसे देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, यानी कह सकते हैं कि हम जो भाज्य संख्या पर है उसी भाज्य संख्या को ही क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या बोलते हैं। जो भाज्य संख्या बोले हैं उसी भाज्य संख्या को हम क्या बोलेंगे? यौगिक संख्या बोलेंगे। ठीक है, भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या बोलेंगे या यौगिक संख्या को ही भाज्य संख्या बोलेंगे, क्योंकि इसी का दूसरा नाम है, ये देख रहे हैं ना आप लोग, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। तो इसी का क्या है? दूसरा नाम है यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, दोनों एक ही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इससे संबंधित 10th क्लास में क्वेश्चन ही बनाना है। असहभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो दो प्राकृत संख्या है। दो प्राकृत संख्याएं कहने का मतलब कोई भी संख्या, दो प्राकृत संख्या कहा है तो 0 को छोड़कर कोई भी संख्या हो सकती है। असहभाज्य कहलाती है यदि उनका लॉसा HCF 1 के बराबर है, मतलब वो दोनों का क्या हो? HCF, यहाँ पर लॉसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? आप लोगों का मौसा होगा। यहाँ पर क्या होगा? मौसा। क्या चीज़? मौसा 1 के बराबर है, मतलब कि 2 कोई संख्या दे देगा आपको और उसका क्या होगा? मौसा पूछेगा। मौसा कितना है? अगर मौसा आप लोगों का उसका 1 निकलेगा तो क्या हो जाएगा? असहभाज्य कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 4, 9, 4, 9। अब मौसा कैसे निकालते हैं आप लोग? 12 से 12 संख्या खोजिए। ये दोनों में ये आप लोग जो देख रहे हैं 4 और 9, 4, 9 को कौन ऐसा संख्या है जो 12 से 12 संख्या जो इसको काट सके? तो 1 के अलावा कोई संख्या ही नहीं है जो इसको काट सके। इसका क्या हो गया? HCF कितना हो गया? आप लोगों का 1 हो गया। इसका देखिए 2, 7 का भी कितना हो गया? 1 हो गया। उसका 9, 16 का भी कितना हो गया? 1 ही हो गया। तो वैसे संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्याएं कहेंगे जब दो प्राकृत संख्याओं का HCF कितना हो? 1 हो। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 10 में है भिन्न फ्रैक्शन। वह संख्या जो P/Q के रूप में हो, वह संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है। P और Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक के बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3/7। ये क्या है? एक भिन्न है। क्या है? एक भिन्न है। ऊपर वाले को P, नीचे वाले को Q। तो P भी पूर्णांक और Q भी एक पूर्णांक है। जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल 0, यानी कहने का मतलब कि नीचा में इसके, यानी कि इसको देख रहे हैं हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तब क्या कहलाएगा? वह भिन्न कहलाएगा। जैसे देखिए 1/4 है, 2/3 है। आ गया समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर ही पूर्णांक। बहुत ही अच्छा टॉपिक है यहाँ पर पूर्णांक। इंटीजर्स। प्राकृत संख्याओं के संग्रह में 0 तथा ऋण पूर्णांकों को शामिल करने से प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। प्राकृतिक संख्याएं समझाएं आप लोगों को कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो 1, 2, 3, 4 ये होती है। इसी में संग्रह में 0 तथा ऋण पूर्णांक। अब यहाँ पर देखिए बैक लगाइए आप लोग। 4, 3, 2, अब इसका कितना होगा? 1 के बाद 0, उसके बाद कितना होगा? माइनस में जाएगा, उसके बाद -2 जाएगा, उसके बाद -3 जाएगा। बैक लगा रहा है इधर के साइड में। तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। जब उसमें 0 और ऋण संख्याओं को शामिल कर देंगे तो क्या हो गया? देखिए प्राकृत संख्या यहाँ से यहाँ तक है, इसमें 0 को शामिल कर दिए, उसके बाद फिर यहाँ पर ऐड किसको कर दिए? ऋणात्मक संख्या को ऐड कर दिए। तो क्या कहलाएगा? यही क्या कहलाएगा? हमारा पूर्णांक कहलाएगा। पूर्णांक को कैसे सूचित करते हैं? तो Z से सूचित करते हैं। तो समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला आप लोग ध्यान रखिए कि पूर्णांक कितना प्रकार के होता है? तो पूर्णांक 3 प्रकार के होता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए आप लोगों को समझाते हैं। ये हो गया आप लोगों का, ये मान लीजिए संख्या रेखा हो गया, ये इसका मूल बिंदु में 0 हो गया। यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर 2, 3, 4, ये 5 हो गया। 1,
2 3 4, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक, ये हो गया दोनों। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब धनात्मक पूर्णांक, तो आप लोगों को ये जो दिखाई दे रहा है प्लस वाला यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया धनात्मक हो गया। और ये जो शून्य दिखाई दे रहा है ना, ये शून्य पूर्णांक होता है, ये ना तो पॉजिटिव और ना तो निगेटिव। यहाँ पर कितना हो गया आप लोगों का शून्य पूर्णांक मतलब शून्य पूर्णांक हो गया, क्योंकि यहाँ पर 0 है। और इधर साइड में आ जाएंगे हम लोग, क्या हो गया आप, ये ऋणात्मक हो गया आप लोगों का, क्या हो गया, ये क्या हो गया आप लोगों का ऋणात्मक हो गया। तो समझ में आ गया पूर्णांक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक जो आप लोगों के सामने है परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या, ये वर्ग 9वीं क्लास एवं 10वीं क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अगर आप लोग पीछे का टॉपिक समझे होइएगा तो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम इस टॉपिक में आप लोगों को नहीं फंसेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग, परिमेय संख्या बहुत ज़्यादा पढ़ना है 10th क्लास में इसके बारे में, परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्या के बारे में। इसे बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इसे रेशनल नंबर। क्या चीज़ बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो वह संख्या जो P/Q के रूप में हो, जो P/Q के रूप में हो, तो P/Q के रूप में कहने का मतलब वो भिन्न हो जाएगा संख्या, वो P/Q के रूप में रहेगा तो भिन्न हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/4, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है, ये क्या हो गया P/Q हो गया यहाँ पर। तो PQ क्या हो गया, ये दोनों पूर्णांक हो गया। और Q नॉट इक्वल 0 मतलब कि यहाँ का मान 0 कभी नहीं हो सकता, भिन्न में भी और परिमेय संख्या में भी। नीचे कभी भी कोई भी संख्या में 0 से भाग नहीं दिया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याओं के संग्रह को Q से सूचित किया जाता है, जैसे 3/4, 2/3, 1/7, -1/7, 0, 2। तो समझ में आ गया आप लोगों का परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो। ठीक है, क्या चीज़ के रूप में, P/Q के रूप में हो। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है, क्या होता है, या तो शांत होता है, क्या होता है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, शांत या अशांत भी होता है। क्या होता है, शांत भी होता है और अशांत भी होता है, शांत भी होता है और अशांत भी होता है। लेकिन अशांत होने के बाद में क्या होता है कि वह संख्या को दोहराता है, मतलब पुनरावृत्ति कर देता है। तो पुनरावृत्ति कर देगा तो वह परिमेय हो जाएगा, अगर पुनरावृत्ति नहीं करेगा संख्या को तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि रूट में जो संख्या होगा, रूट में जो संख्या, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 3 हुआ तो ये अपरिमेय संख्या होगा। रूट में जो संख्या रहेगा वो अपरिमेय संख्या। जैसे रूट के हम कहें तो रूट में अगर 4 रहेगा तो 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 का पूर्ण स्क्वायर होता है, मतलब 4 क्या हो जाएगा, एक अंदर से बाहर निकल सकता है, 2 × 2 के रूप में बाहर निकल सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि रूट के संख्या जो रूट से बाहर निकल ना सके, मतलब पूर्ण रूपेण बाहर ना निकल सके, वो अपरिमेय होगा, और बाहर निकल जाएगा तो परिमेय होगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, एक एग्जाम्पल आप लोग और समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रहेगा 3√3 और यहाँ पर रहेगा 4√3। अब कोई कहेगा ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो बिल्कुल ये क्या है, परिमेय है, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। मतलब ये क्या है, P/Q के रूप में आ गया, जहाँ Q बराबर क्या है, नॉट इक्वल 0 है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। इरेशनल नंबर उस संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को RQ से सूचित किया जाता है। जैसे देखिए √2 कितना है, √2 है, रूट कितना है
2 है, तो इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। हम समझा दिए हैं कि रूट में से देखिए सब रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। आप लोगों को देखिए यहाँ पर ही √2 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि किसी का वर्ग नहीं होता है, नहीं निकाल सकते हैं √2 को। √3 का भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। √5 को भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। 1/√2 निकाल सकते हैं तो नहीं निकाल सकते हैं। 1/2 को निकाल सकते हैं तो नहीं निकाल सकते। 1/√2 को नहीं निकाल सकते, तो क्या हुआ? अपरिमेय संख्या कहलाया। वे संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, अनावर्ती कहने का मतलब कि वही अशांत आएगा, अशांत कभी कटेगा ही नहीं। क्या होगा? कभी कटेगा भी नहीं। और क्या होगा? अनावर्ती आएगा, कभी 2, 4, 6, 5, 3, मतलब अंक को दोहराएगा नहीं। लेकिन क्या होता है? परिमेय क्या होता है? या तो पूरी कट जाएगा, शांत हो जाएगा। अशांत भी होगा तो क्या होगा? आवर्ती होगा। जैसे यहाँ पर आज आप लोगों को आ जाएगा, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 6.324, फिर आ जाएगा 324, फिर 324। लेकिन वो संख्या जो होता है अपरिमेय, वो दोहराता ही नहीं है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को आ जाएगा 2.21112, फिर आ जाएगा आप लोगों को 2.112, मतलब कि बढ़ते चला जाएगा। संख्या क्या होगा? दोहराएगा ही नहीं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग इसका जो पूरे टॉपिक को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, तो इसको अब थोड़ा ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, चित्र के माध्यम से। सबसे पहले हम बताए थे आप लोगों को क्या चीज़? वास्तविक संख्याएं बताए थे, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं से 2 संख्याएं निकली थी, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। क्या निकली थी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसीलिए आपको हम कहे थे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा वास्तविक संख्याएं बन जाएगा। क्योंकि पहले वास्तविक संख्या ही तब ना, उसी का मान लीजिए कि एक तरीके से उसी का बेटा ना हुआ दोनों, तो ना बोल सकते हैं उसको वास्तविक संख्या है। और अब जब यहाँ पर वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या, तो ई कहने का मतलब अपरिमेय संख्या यहाँ से छट जाता है। इसका कोई पुत्र, मान लीजिए कोई बेटा इसका नहीं है। लेकिन वास्तविक संख्या के 2 पुत्र, या 2 पुत्र हो गया। और परिमेय संख्या को कहे पुत्र, तो परिमेय संख्या को फिर से 2 पुत्र, भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या में सिंपल सा तरीका। पूर्णांक में क्या होगा? सीधे कोई संख्या रहेगा। और भिन्न में क्या रहेगा? पूर्णांक के बट्टा में 1 रहेगा और भिन्न के बट्टा में 1 के अलावा कोई संख्या रहेगा। भिन्न में 1 के अलावा, जैसे 2/3, 4/5, देख रहे हैं आप लोग। पूर्णांक में क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब सिर्फ 1 रहेगा। उसके बाद में देखिए भिन्न खत्म हो गया, पूर्णांक बनता है 4। आप लोग बताए थे 3 पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। उसके बाद आगे बताए थे सम संख्या, विषम संख्या। आप लोगों को समझा दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा सा तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे और कमेंट कर दे। आप लोग चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्ट का PDF के रूप में नोट प्राप्त करना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से ऑल सब्जेक्ट का PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ से आप लोगों के लिए जो वर्ग 10वीं का मैथमेटिक्स है, उसका प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।